Okay, yes, a very good morning to all of you once again. Today we are going to study about इंडक्टर. इंडक्टर के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था कि अगर एक प्योर इंडक्टर को आप एसी सर्किट में लगाते हैं तो प्योर इंडक्टर के अक्रॉस कितना करंट सप्लाई होता है, और आपने एक नया वर्ड पढ़ा था इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, जिसको हमने डिनोट किया था बाय एक्सएल, और इसकी वैल्यू इक्वल आ रही थी ओमेगा इंटू एल के, जहाँ पर ओमेगा थी उस पर्टिकुलर सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एल उस इंडक्टर का इंडक्टेंस, ठीक है। और हमने ये भी कहा था कि ये किसके एनालॉगस है, हमारी रेसिस्टेंस के एनालॉगस है। जैसे रेसिस्टेंस एक सर्किट में करंट को लिमिट कर देता है, एक सर्टेन वैल्यू तक बनाकर छोड़ देता है, वैसे ही इंडक्टर में जो करंट को लिमिट कर रहा है, रोक रहा है, वो काम कौन करता है, तो वो काम करता है वहाँ पर रिएक्टेंस, ठीक है। और क्योंकि ये इंडक्टर का रिएक्टेंस है इसलिए हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। हमने कल जो निकाला था उसको वापस एक बार दोहराते हैं, ठीक है। कल हमने फाइंड आउट किया था कि अगर हमारे पास V वोल्टेज या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आपने जो कि किसी भी इंडक्टर पर अप्लाई की है जिसका इंडक्टेंस क्या है L, तो उसकी अगर पीक वैल्यू Vm है और उसका फेज ओमेगा t है, तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर वोल्टेज है Vm साइन ओमेगा t, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास करंट कितना आ रहा था, तो करंट हमारे पास आ रहा था Im साइन ओमेगा t माइनस पाई बाय 2, या मैं यूँ कहूँ कि यही इक्वेशन हमारे पास ऐसे आई थी, माइनस या Im इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी, ऐसे कुछ आई थी, जिसमें हमने माइनस कॉस ओमेगा टी को क्या लिखा था, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 लिखा था। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि इंडक्टर के अक्रॉस जब हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज Vm साइन ओमेगा टी के इक्वल जब वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पर करंट कितना आता है, करंट आता है Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, और हमारे पास एक्चुअल में वैल्यू आती है Im माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, बट इस माइनस कॉस ओमेगा टी को, हाँ बोलो बेटा, बेटा आज शायद हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, इस वजह से हो रहा है, तो ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है। आप लोग वेट करिए थोड़ी देर, अगर नहीं होगा तो इसको हम आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दूंगी मैं, ठीक है। तो अभी जो मैं बताती जा रही हूँ वो धीरे धीरे सुनते चलिए। आपकी टेक्स्ट बुक खोल लीजिए बाहर आपके टेबल पे, ठीक है, और टेक्स्ट बुक के साथ साथ ही हम चलेंगे। क्लियर? फिर भी अगर बोर्ड क्लियर नहीं होता है लास्ट तक तो मुझे एक बार बता देना, है ना। अभी थोड़ी देर 5-7 मिनट वेट करो और हो सकता है कनेक्ट हो जाए या क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर भी नहीं होता है तो हम इसको देख लेंगे, बट मेरे इसमें बिल्कुल क्लियर आ रहा है बेटा, ठीक है। आप चलिए तो वापस शुरू करें। देखिए तो Vm क्या है, Vm था Vm साइन ओमेगा टी, तो करस्पॉन्डिंग करंट हमारे पास क्या आया था, Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ठीक है। अब अगर इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें, है ना, इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड टू द इंडक्टर, है ना, इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड टू इंडक्टर, इंडक्टर को इंस्टेंटेनियस पावर जो सप्लाई होगी वो कितनी होगी, तो हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, ठीक। यहाँ पर V की वैल्यू क्या है, तो V की वैल्यू है Vm, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की बात कर रहा है तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है Vm साइन ओमेगा टी, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय Im, करंट कितना है, इंस्टेंटेनियस करंट है आपका Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये था, ठीक है। यानी कि इंस्टेंटेनियस जो पावर है वो हमारे पास कितनी होगी, तो इंस्टेंटेनियस पावर की अगर मैं बात करूँ तो इस साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, है ना,
ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 को जो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है इसको मैं वापस क्या लिखना चाह रही हूँ, माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो इसकी जगह मैं वापस लिख देती हूँ माइनस कॉस ओमेगा टी। तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगी, वी एम साइन ओमेगा टी इंटू माइनस आई एम कॉस ओमेगा टी, कुछ ऐसी बनेगी एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ से ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं, जो कि वी एम कॉन्स्टेंट है, आई एम भी क्या है, कॉन्स्टेंट, या पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और पीक वैल्यू ऑफ करंट कॉन्स्टेंट है, और माइनस साइन मैं बाहर निकाल लेती हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस वी एम इंटू पीक करंट मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और हमें पता है कि साइन 2 थीटा क्या होता है, यहाँ पर साइड में बता रही हूँ, साइन 2 थीटा या 2a जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन a 2 साइन a कॉस a, ये होता है। ठीक, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a कॉस a। तो यहाँ पर अगर 2 ओमेगा टी हो तो यहाँ पर साइन 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, यही बनेगा ना। यानी यहाँ बन जाएगा साइन ओमेगा टी और यहाँ पर आ जाएगा कॉस ओमेगा टी। अभी क्लियर है बच्चों बोर्ड? Yes students, is the board clear now? ठीक है, तो अब यहाँ से साइन 2 ओमेगा टी को हम ये लिख सकते हैं। तो अगर मुझे चाहिए साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी तो इसको आगे ले आए अपॉन में 2, यानी साइन 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, साइन 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये था। इस 2 को यहाँ से हटाया, यहाँ ले आए, तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो यहाँ से ये वाली एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, पावर इज इक्वल टू माइनस वी एम इंटू आई एम साइन 2 ओमेगा टी बाय 2। क्लियर है? यानी पावर को हम कैसे लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर हमारे पास कितनी आएगी, तो माइनस वी एम इंटू आई एम इंटू साइन 2 ओमेगा टी बाय 2। क्लियर है? यस छवि, इज इट क्लियर? छवि, इज इट क्लियर? चलिए, तो यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं। तो साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 हमने यहाँ रख दिया। तो ये क्या हो गई आपके पास, इंस्टेंटेनियस पावर जो कि सप्लाई होगी इंडक्टर को, वो कितनी होगी, माइनस वी एम इंटू आई एम बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, इतनी होगी। तो अब अगर एवरेज पावर सप्लाइड निकालें तो वो कैसे आ जाएगी, तो एवरेज पावर सप्लाइड जो हमें निकालनी है, तो यहाँ पर इसी का जो इंस्टेंटेनियस पावर आपके पास आई है उसी का एवरेज ले लें। ठीक है, क्या ले लें, उसी का एवरेज ले लें। यस प्राची, एवरेज पावर सप्लाइड, एवरेज पावर कितनी सप्लाई होगी ये देखने के लिए हम क्या कर दें, ये जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड आई है, कितनी आई है, माइनस वी एम आई एम अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, इसका हम क्या ले लें, एवरेज। और हमें पता है कि एवरेज हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ले रहे हैं तो उसको इस तरह से रख देते हैं, या फिर हम उस एवरेज क्वांटिटी के ऊपर एक बार लगा देते हैं। तो एवरेज पावर सप्लाइड ड्यूरिंग 1 साइकिल ऑफ थ्रू इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस एक साइकिल में जो एवरेज पावर सप्लाइड होगी
वो कितनी होगी, तो वो कैसे निकाल दें, तो वो हम इस एवरेज वैल्यू से निकाल दें। तो एवरेज किसका निकालना है, माइनस आई एम इंटू वी एम डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, साइन, ठीक है। तो एवरेज पावर जब हमें निकालनी है तो एवरेज पावर कैसे निकालें, इंस्टेंटेनियस पावर जो हमने निकाली उसका एवरेज ले लें। तो इसका एवरेज लेंगे तो क्या होगा, एवरेज ऑफ माइनस आई एम वी एम अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी। ठीक, आई एम वी एम बाई 2 सारी वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट, यानी एवरेज पावर ओवर वन साइकिल, एवरेज पावर सप्लाइड इन वन साइकिल। एक साइकिल में जो एवरेज पावर सप्लाइड होगी वो कितनी होगी, तो एवरेज पावर सप्लाइड विल बी इक्वल टू माइनस आई एम वी एम बाय 2। ये तो कांस्टेंट है। अब हमारे पास एवरेज किसका लेना पड़ेगा, हमें साइन 2 ओमेगा टी का हम एवरेज ले लेंगे। ठीक है, साइन 2 ओमेगा टी का जब हम एवरेज लेंगे, ये जो वैल्यू होती है साइन 2 ओमेगा टी, इसका एवरेज वैल्यू होती है 0। जैसे कल हमने निकाली थी ना कॉस 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू, कॉस 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू हमने निकाली थी और ये वैल्यू भी किसके इक्वल आई थी, 0 के इक्वल। बिल्कुल उसी तरह से साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू क्या आती है, 0। ठीक, अगर साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 1 कंप्लीट साइकिल के लिए क्या है, 0, तो इसका मतलब एवरेज पावर सप्लाइड ओवर 1 कंप्लीट साइकिल विल बी 0। एक इंडक्टर के अक्रॉस एक कंप्लीट साइकिल में जो पावर सप्लाइड होगी, जो पावर सप्लाई की जाएगी वो कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब रेसिस्टर के अक्रॉस तो ये पावर 0 नहीं आ रही थी, कितनी आ रही थी, V इंटू आई, ठीक है, या वी एम इंटू आई एम बाई 2 ये आ रही थी। यहाँ पर एवरेज पावर सप्लाइड क्या आ रही है, 0। ठीक है, इस चीज़ का क्या मतलब है इसको समझते हैं एक बार। ठीक है, पहले तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर ये जो चीज़ अभी हमने निकाली कि एक कंप्लीट साइकिल के अक्रॉस इंडक्टर में जो पावर सप्लाइड है, एक कंप्लीट साइकिल के अक्रॉस इंडक्टर में जो पावर सप्लाइड है वो क्या है, 0, यानी वो खुद कोई पावर कंज्यूम ही नहीं करता है। ठीक है, तो क्या हम उसको कोई पावर देते नहीं हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो वो क्या है उसके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे। फिलहाल यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें। सो एवरेज पावर सप्लाइड टू एन इंडक्टर इन 1 कंप्लीट साइकिल इज 0। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसको आपके टेक्स्ट बुक में फिगर 7.7 में, यानी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 7.7 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, हम उसी की स्टडी करते हैं। चलें आगे, चलिए। तो विद दिस लेट अस ड्रॉ द ग्राफ, विच ग्राफ दे आर ड्रॉइंग। यहाँ पर इन्होंने 2 ग्राफ बनाए हैं और उन्हीं ग्राफ्स को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। देखो, हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है वी एम साइन ओमेगा टी, और इंस्टेंटेनियस करंट है आपके पास आई एम, और आई कैन से आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 ये कहूँ मैं, या फिर इसी को मैं ये कहूँ कि माइनस आई एम कॉस ओमेगा टी है आपका करंट, तो वो भी एक ही बात है। ठीक है, अब जो हम स्टडी करने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी सी बात आपको समझ में आएगी इंडक्टर के बारे में। हाँ बोलो बेटा, हाँ बोलो बेटा। ओके बेटा, जिनको नहीं दिख रही है आप एक बार क्लास लीव कर दें आज के लिए, आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कराएंगे, वो रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर? ओके, सभी स्टूडेंट्स के लिए ऐसा ही है, तो मैं मीटिंग एंड कर देती हूँ और आपको रिकॉर्डिंग मैं प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है बेटा, ओके बच्चों।
ठीक है, तो यहाँ पर हम अब इसके बारे में स्टडी करते हैं। क्या है, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है इंडक्टर के अक्रॉस, और I इज इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी माइनस आई एम कॉस ओमेगा टी, या मैं कहूँ कि आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये क्या है, करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझते हैं क्या मतलब है इसका। ठीक है, देखो एक ग्राफ बनाया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में, मैं पहले वो ग्राफ बना रही हूँ। ठीक है, उसमें आपको कुछ इस तरह से पार्ट्स हैं। यहाँ पर है आपके पास ग्राफ है आपका ओमेगा टी और 0 के बीच में। ठीक है, किस किस के बीच में है, यहाँ पर आप कह सकते हैं दिस इज ओमेगा टी, एंड यहाँ पर है आपका आइदर वोल्टेज, या फिर वोल्टेज होगा, या तो करंट होगा आई, या फिर यहाँ पर है फ्लक्स, या फिर है यहाँ पर पावर। ठीक, इन चारों में से एक एक फिजिकल क्वांटिटी हम 1 बाय 1 ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसके पहले तो मैं 4 पार्ट्स कर लूँ इसके। ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा है आपका। ठीक, मान लीजिए ये है आपका पाई बाय 2 एंगल, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2 एंड दिस इज 2 पाई। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम इन सभी को ओमेगा टी के साथ प्लॉट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपको वोल्टेज का जो ग्राफ दे रखा है आपकी इस टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, तो वोल्टेज का उन्होंने कॉस के टर्म्स में दिया है, और क्या दिया है वो कुछ ये है। ठीक है, ये क्या है, वोल्टेज का ग्राफ है। ठीक, वोल्टेज का ग्राफ आपका एक्चुअल में कॉस के फॉर्म में उन्होंने शो किया हुआ है। ठीक है, हमने तो क्या माना, वी एम साइन ओमेगा टी, तो उसके अकॉर्डिंग ये 0 से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक उन्होंने किसका मान लिया है, इसी को साइनसोइडल फंक्शन नहीं मान के उसने उसको कॉस का फंक्शन मान लिया है। कोई दिक्कत नहीं है, साइन का फंक्शन मान ले चाहे कॉस का फंक्शन मान ले, हमें क्या ध्यान रखना है कि करंट और वोल्टेज के बीच में हमें पाई बाय 2 एंगल का फेज डिफरेंस रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका वोल्टेज का ग्राफ, ये आपकी पीक वैल्यू Vm, और ये हो गया आपका वोल्टेज का ग्राफ V। ठीक है, अब यहाँ पर करंट का ग्राफ बनाए तो हमें पता है कि करंट क्या होता है, करंट पाई बाय 2 फेज पीछे चलता है, पीछे चलता है, यानी जब ये मैक्सिमम होता है तो करंट 0 पर होता है या मिनिमम होता है। ठीक, जब ये धीरे धीरे डिक्रीज होगा, मैक्सिमम से डिक्रीज होगा, तब करंट बढ़ेगा। भाई धीरे धीरे क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा। ऐसे ये जो डॉटेड लाइन में बना रही हूं ना, ये डॉटेड लाइन क्या है, दिस इज द करंट। ठीक है, ये डॉटेड लाइन किसकी है, करंट का ग्राफ है, यानी ये आपको दे रहा है करंट। ठीक, यानी करंट आपका अगर है आई एम साइन ओमेगा टी, तो ये क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, यही होगा। भाई इसको आप क्या कर दें कि ये Vm अगर साइन ओमेगा टी है तो इससे पाई बाय 2 फेज आगे है, आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब अगर मान लो इसी को आपने क्या कर दिया, आई एम साइन ओमेगा टी कर दो, तो इसको पाई बाय 2 फेज आगे करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाई बाय 2 लगा दें, एंगल और आगे बढ़ा दिया, तो ये आगे हो गया ना इससे पाई बाय 2। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकती थी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती थी, ऐसे Vm साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 अगर मैं लिख दूं इसको, तो यही किसका फंक्शन बन जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 होता है कॉस पाई बाय 2। ठीक है, तो वो कॉस पाई बाय 2 जो होता है, तो इसको मैं क्या लिख दूं, Vm कॉस पाई बाय 2, और फिर इसमें जब मैं प्लस पाई बाय 2 ऐड करूंगी तो माइनस पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और फंक्शन किसका आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का। समझ में आ रही बात, तो यही चीज हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर एक्चुअल में किया क्या है, उन्होंने दोनों ही वोल्टेज और करंट दोनों में ही पाई बाय 2 फेज
ऐड कर दिया है, π/2 एंगल ऐड कर दिया है। जब इसमें ऐड किया तो ये तो बन गया Vm sin ωt प्लस π/2 यानी cos ωt, ठीक। और इसमें जब प्लस π/2 करेगा, वो यहाँ पर π/2 ऐड करेगा तो ये प्लस और माइनस π/2 कैंसिल हो जाएंगे और ये फंक्शन किसका रह जाएगा, ये नहीं रहेगा अब ये रह जाएगा sin ωt का। तो ये साइन का फंक्शन दिख रहा है और ये कॉस का फंक्शन दिख रहा है। इस तरह का होता है कॉस फंक्शन, ठीक है। 0 पर मैक्सिमम और π/2 पर 0, ठीक है। तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर अब इन दोनों फंक्शन v और i की वैल्यू आपको दिख रही है ग्राफ में। अब इन दोनों को यूज करके हम पहले क्या निकालेंगे, फ्लक्स की वैल्यू डिफाइन करेंगे। फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा और किस टाइप का फ्लक्स बढ़ेगा और किस टाइप का फ्लक्स कम होगा, उसकी बात हम करते हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताओ मुझे, इस केस में, इस ग्राफ में, है ना, इस ग्राफ में देखें तो क्या होगा, इस ग्राफ में v और i दोनों ही क्या है, पॉजिटिव, ठीक। v और i दोनों ही पॉजिटिव हैं। और फ्लक्स की वैल्यू बात करें तो देखो, अगर मान लो ये आपका है इंडक्टर, ठीक है, आपके पास ये एक सॉलिड था, ये कोर, और इसके ऊपर आपने इंडक्टर को लपेट दिया इस तरह से, ठीक है, पीछे से आ रहा है, ठीक। अब यहां से करंट जा रहा है और यहां से करंट निकल रहा है, ठीक। ये कुछ ऐसे है, यूं गया इधर से बाहर आया, फिर यूं गया इधर से बाहर आया, यूं गया इधर से बाहर आया, इस तरह से है ये ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ से करंट यहाँ से जा रहा है और यहाँ से निकल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ये जो करंट यहाँ से जा रहा है इस इंडक्टर में, ये करंट क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग, ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, इस कॉइल के अक्रॉस, इस इंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ठीक। यहाँ पर नॉर्थ पोल बन जाएगा, क्या बनेगा, यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा और यहाँ पर साउथ पोल बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होंगी, कुछ इस तरह से होंगी, ये नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ठीक। और ये बीच में एक और लाइन बनाते हैं, ये भी कुछ ऐसे जाएंगी और यहाँ से नॉर्थ टू साउथ, यहाँ एंटर होंगी और यहाँ से नॉर्थ पोल से एग्जिट होंगी, कुछ इस तरह का होगा। यानी कि जब ये करंट 0 से और मैक्सिमम तक पहुँचेगा तब क्या होगा, धीरे धीरे इस कोर के क्रॉस, सोलिनॉइड के कोर के क्रॉस या इंडक्टर के कोर के क्रॉस भी क्या होगा, फ्लक्स का क्या होगा, फ्लक्स भी धीरे धीरे बढ़ेगा। भाई करंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अगर करंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर फ्लक्स का ग्राफ बनाऊं तो फ्लक्स का ग्राफ किसके जैसा आएगा, करंट के जैसा। जहाँ पर करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी धीरे धीरे बढ़ेगा। देखिए मोटा जो ग्राफ बना रही हूँ ये आपका हो जाएगा फ्लक्स का ग्राफ, ऐसे। ये है आपका फ्लक्स का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है आपका, दिस इज द ग्राफ ऑफ फ्लक्स, यानी फ्लक्स की वैल्यू धीरे धीरे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे फ्लक्स भी बढ़ रहा है, ठीक है। यानी ये हो गया आपका आई का ग्राफ, करंट का, और ये आ रहा है आपका फ्लक्स का ग्राफ, ठीक है। जब करंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी बढ़ रहा है, जब करंट घट रहा है तो फ्लक्स भी डिक्रीज हो रहा है, फिर करंट नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्लक्स भी उल्टा हो रहा है, और जब करंट फिर नेगेटिव डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स फिर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये कैसे हो रहा है, तो इसको देखो, जब यहाँ पर करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है कि जब करंट बढ़ेगा तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। और हमें पता है कि करंट बढ़ रहा है तो डायरेक्टली फ्लक्स उसके थ्रू बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर स्ट्रांग होता जाएगा। आई जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, और जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग फ्लक्स,
या यूं कहें कि उतना ज़्यादा फ्लक्स। तो यहाँ पर ये नॉर्थ पोल बन गया, ये साउथ पोल बन गया और यूं करंट जा रहा है और इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बन रही हैं। ठीक, अब पावर कहाँ से कहाँ आएगी? तो पावर देखो V और I, ये है आपका V वाला ग्राफ, ये वाला, और ये I का ग्राफ। V और I दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही क्या है? पॉजिटिव। और हम पावर को क्या कह रहे हैं? पावर एट दैट इंस्टेंट इज इक्वल टू V इंटू I। तो V क्या है? V क्या है? V भी पॉजिटिव, I भी पॉजिटिव। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा V और I का, वो कैसा मिलेगा? कुछ वैल्यू ये मिलेगी आपको। क्या मिली? ये जो ग्राफ आपको मिल रहा है, ये ग्राफ किसके लिए मिलेगा? प्रोडक्ट है ये, क्योंकि V भी पॉजिटिव है ये वाला और I भी पॉजिटिव है, इसलिए प्रोडक्ट भी क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक, और ये जो ग्राफ आपको मिल गया ये बड़ा वाला, ये किसको डिनोट कर रहा है? दिस इज शोइंग दैट दिस इज पावर एब्जॉर्ब्ड। ये क्या दिखा रहा है? पावर एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 1/4 साइकिल। पहली 1/4 साइकिल से 0 से π/2 फेज तक, या मैं यूँ कहूँ कि 0 से T/4 टाइम, एक साइकिल के T/4 टाइम तक, तो ये पावर क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। और कितनी पावर एब्जॉर्ब करेगा? तो प्लस V इंटू I, और V और I दोनों ही क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर हुई ये बात यहाँ तक? ठीक, आगे चलें। अब आगे देखो अगले वाले ग्राफ में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आई होप। ये वाला जो शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन क्या दिखा रहा है आपको? ये शेडेड पोर्शन दिखा रहा है कि फर्स्ट 1/4 साइकिल में आपका जो पावर है, इंडक्टर जो है वो पावर एब्जॉर्ब करता है आपके सोर्स से। जो आपने एसी सोर्स लगाया वहां से वो पावर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, नाउ इन नेक्स्ट 1/4 साइकिल, अगली 1/4 साइकिल में T/2 से T/4 से T/2 टाइम तक। अब यहां देखो V क्या है? V तो है नेगेटिव, ये रहा, ये किसका ग्राफ है? V का ग्राफ है, V तो है नेगेटिव। I क्या है? पॉजिटिव। V इंटू I, V तो पॉजिटिव नेगेटिव और I पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो यानी कि अब पावर आपके पास कैसी आएगी? नेगेटिव। पावर कैसी आएगी? नेगेटिव। ये जो है ये क्या है? दिस इज पावर नेगेटिव। अब पावर नेगेटिव यानी कि जितनी पावर उसने सोर्स से एब्जॉर्ब की थी, इंडक्टर ने जितनी पावर सोर्स से ली थी, अब वो की वो पावर रिटर्न कर रहा है, नेगेटिव। ठीक है, क्या कर रहा है? वो पावर रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर हुआ क्या कि करंट डिक्रीज हुआ। करंट डिक्रीज हुआ तो इसके अक्रॉस जो फ्लक्स बन रहा है ना, अब इस फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए करंट, या यूँ कहें कि करंट डिक्रीज होने से फ्लक्स की भी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसलिए इस इंडक्टर के अक्रॉस सेकेंड पार्ट में ये यही नॉर्थ पोल रहेगा, यही साउथ पोल रहेगा, करंट की डायरेक्शन भी वही रहेगी फ्लो होने की, लेकिन करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से पावर जो होगी, अभी तक जो पावर आपका इंडक्टर ने एब्जॉर्ब की थी इस फर्स्ट 1/4 साइकिल में, अब वही पावर वो सोर्स को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? यानी फर्स्ट हाफ 1/4 साइकिल में तो पावर एब्जॉर्ब की और अगली 1/4 साइकिल में वही पावर सोर्स को रिटर्न कर दी। ठीक, नाउ इन द थर्ड 1/4 साइकिल में देखो ये आपका वोल्टेज, ये क्या है? आपका वोल्टेज का ग्राफ है। ठीक है, ये वोल्टेज है, तो अब यहाँ पर वोल्टेज धीरे धीरे नेगेटिव है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, कम हो रहा है, नेगेटिव में कम हो रहा है। ठीक, और ये क्या है आपका? करंट। करंट भी नेगेटिव, वोल्टेज भी नेगेटिव। V इंटू आई, पावर क्या है? V इंटू आई, और V भी नेगेटिव, P और आपका वोल्टेज भी नेगेटिव है और करंट भी नेगेटिव है, तो पावर कैसी आनी चाहिए? पावर आपके पास आएगी V इंटू आई विल बी पॉजिटिव। V इंटू आई कैसा आएगा? पॉजिटिव। यानी इस पार्ट में भी पावर क्या करेगा? पावर एब्जॉर्ब करेगा इंडक्टर, यहाँ पर फिर से क्या करेगा? पावर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, लेकिन अब देखो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट,
करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट, यानी अब हमारा जो इंडक्टर है उसमें से करंट ऐसे नहीं जा रहा है, अब करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट, यानी यहां से ये अंदर जा रहा है, ठीक, और ये जो अंदर जा रहा था अब यहां से करंट एग्जिट कर रहा है। समझ में आई बात? यहां पर करंट की वैल्यू थर्ड 1/4 साइकिल में करंट की वैल्यू नेगेटिव से क्या मतलब है कि पहले करंट यूं जा रहा था पाथ में, अब करंट यूं आ रहा है। समझ में आई बात? तो यूं करंट आ रहा है वापस, इसका मतलब कि अब करंट की डायरेक्शन ये हो गई, तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो यहाँ पर जो पोल बनेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के पोल भी चेंज हो जाएंगे, और पोल चेंज होकर ये वाला बन जाएगा आपका साउथ पोल और ये वाला बन जाएगा आपका नॉर्थ पोल। और अकॉर्डिंगली फ्लक्स भी कैसे हो जाएगा, फ्लक्स की डायरेक्शन भी कैसे हो जाएगी, नॉर्थ टू साउथ जाएंगी अब आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये हो गई आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक, समझ में आ गई बात? यानी इस तरह से साउथ में एंटर करेंगी लाइंस ऑफ फोर्स और नॉर्थ से एग्जिट करेंगी। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट, तो फ्लक्स की भी डायरेक्शन ऑपोजिट, इसीलिए फ्लक्स वाला ग्राफ कैसा आ रहा था, जिस तरफ करंट जा रहा है वैसा ही वो होते जा रहा है, करंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी बढ़ रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक, यानी अब थर्ड हाफ साइकिल 1/4 साइकिल में भी क्या हुआ, इंडक्टर ने सोर्स से पावर एब्जॉर्ब की, और कितनी पावर एब्जॉर्ब की, V इंटू आई। V भी नेगेटिव था, I भी नेगेटिव था, यहाँ से दिख रहा है, ये V नेगेटिव, ये I नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव पार्ट्स हैं, नेगेटिव में वैल्यूज हैं, इसलिए पावर एब्जॉर्ब्ड इज पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी सोर्स से पावर उसने ले ली। क्लियर? अगले 1/4 साइकिल में फिर क्या हुआ, अब वोल्टेज पॉजिटिव हो गई और करंट हो गया आपका नेगेटिव, तो पावर विल बी नेगेटिव, और पावर नेगेटिव होने से यहाँ क्या मतलब है, नाउ अगेन द पावर विल बी सप्लाइड बैक टू द सोर्स। अब पावर फिर से किसको सप्लाई कर दी जाएगी, सोर्स को सप्लाई कर दी जाएगी। समझ में आई बात? यानी इंडक्टर पावर लेता है 1/4 साइकिल में, फर्स्ट 1/4 साइकिल में पावर लेता है सोर्स से, सेकेंड 1/4 साइकिल में उसको वापस रिटर्न कर देता है नेगेटिव पावर। ठीक, थर्ड 1/4 साइकिल में फिर वो एब्जॉर्ब करता है पावर, या यूं कहिए कि सोर्स से पावर फिर लेता है और अगली 1/4 साइकिल में फिर रिटर्न कर देता है। तो नेट पावर, एवरेज वैल्यू ऑफ पावर क्या हो रही है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नेट वैल्यू एवरेज वैल्यू विल बी 0। क्लियर? यानी कि अब थर्ड और फोर्थ साइकिल में यहां पर क्या होगा, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक, जिसकी वजह से फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज हुई, और फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ जब करंट की वैल्यू नेगेटिव में डिक्रीज हुई, इसका मतलब यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बना उसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज हुई। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, इस तरह से एवरेज पावर जो है, एवरेज पावर दैट the inductor absorbs over one, average power which is absorbed by or taken by the inductor in one cycle of one period of AC cycle, तो वो उस वन पीरियड में एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो हमारे पास रहेगी, कितनी थी, Vm Im इंटू कॉस साइन 2 ओमेगा टी, वो रहेगी, लेकिन डिवाइड बाय 2 भी आएगा उसमें, लेकिन एवरेज पावर की बात करें तो एवरेज पावर क्या हो जाएगी उसकी, 0। क्लियर? सो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में भी समझाया, इस चीज़ को समझना, इस चीज़ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्टली सॉल्व होंगे। ठीक है, सो इंडक्टर में एवरेज पावर सप्लाइड इज 0। क्लियर?